क्लास 8 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में सिविक्स की पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग तीसरा में हम अध्याय 8 जो है कानून और सामाजिक न्याय के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करेंगे इस वीडियो में। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमें इसमें टोटल 9 सवाल हल करने हैं। पहला सवाल है, दो मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूर जो घर के निर्माण कार्य में लगे हैं, खेत मजदूर, फैक्ट्री मजदूर या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूर से बात कर सकते हैं। देखिए, सरकार द्वारा एक कानून पारित किया गया है जिसमें कि न्यूनतम वेतन उस मजदूरों को देना ही है। ठीक है, तो वो हमें देखना है कि उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बात करके। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे ऐसे। मेरे घर के बगल में एक भवन का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर काम करने वाले मजदूर से हर दिन 400 रुपये मजदूरी मिलती है। यह कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी जो है सरकार तय की है 565, लेकिन ये कुशल मजदूर से जो तय की गई उससे तो कम मिल रही है, यहाँ पे 400 मिल रही है। ठीक है, मोहल्ले में, अब दूसरा देखिए, मोहल्ले में किराने की दुकान पे काम करने वाले मजदूर को हर महीने 5000 मिलते हैं, जो सरकार कितनी निर्धारित की है 14,698 प्रति महीना न्यूनतम मजदूरी से कम है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे ये बात। तो उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनका शोषण हो रहा है। आगे बढ़ते हुए देखिए, दूसरा है, विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदे हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं। सस्ते दर पे मज़दूर मिल जाते हैं, आसान संसाधन मिल जाते हैं। इसका आंसर लिखेंगे हम, विदेशी कंपनियों को अपने देश की तुलना में, यानी जो उनका देश होता है, ठीक है, भारत में कम मजदूरी देनी पड़ती है, लागत कम पड़ती है। भारत में इन कंपनियों को मज़दूरों के आवास पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक, इससे उनकी काफ़ी बचत होती है और मुनाफा अधिक होता है। ये सारे बेनिफिट होते हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में ही अपना व्यापार प्रसार करती हैं, ठीक है, और ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं। अगला सवाल है तीसरा, क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? चर्चा करें। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो है एक रासायनिक दुर्घटना थी। ठीक है, 24 साल पहले, आज से 24 साल पहले भोपाल में दुनिया के सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। ठीक, जिसमें कि यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जा रहे थे। 2 दिसंबर 1984 को रात 2 बजे यूनियन कार्बाइड संयंत्र से एक जहरीली गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक, गैस रिलीज़ हुई, जिससे कि ये काफ़ी जहरीली गैस है, जिसमें कि लाखों लोग प्रभावित हुए, इससे अपंग हो गए। ठीक है, कई की जान चली गई। तो अभी तक इनका मुआवजा जो है सरकार द्वारा ये नहीं मिल पाया है। देखिए यहाँ पे, ठीक, देखिए यहाँ पे कि कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया, लेकिन यहाँ पे 3 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा, लेकिन यहाँ पे 47 करोड़ ही मुआवजे मिले, आधे अधूरे मिले। और न्यायालय में जो जीवित बच निकलने वाले लोगों के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय अपील की, मगर उसका कोई भी सुनवाई नहीं हो सका। और जो दोषी अधिकारी थे उनको भी कोई दंडित नहीं किया गया। ठीक, न्यायालय दंडित नहीं की। यानी हम कह सकते हैं कि आधे अधूरे न्याय मिला है, न्याय पूरी तरीके से नहीं मिला। अभी भी न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही है पीड़ितों के द्वारा। देखिए, इसका उत्तर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, नहीं, भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ितों को पूर्ण सामाजिक न्याय नहीं मिला है, उन्हें अपर्याप्त मुआवजा लंबे समय तक, ठीक, स्वास्थ्य समस्याएं, जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको झेलनी पड़ी, प्रदूषित पानी पीना पड़ा, ठीक, वहाँ के क्षेत्र सारे गंदे पानी हो गए, नौकरी का सामना करना पड़ा, जबकि यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों को पर्याप्त सज़ा भी नहीं मिली, जिससे कि न्याय की लड़ाई आज भी जारी है। तो यही हमारा आंसर होगा, पूर्ण न्याय नहीं मिला। अगला है चौथा, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानून को लागू करना कितना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, इसमें 3 सवाल हैं। पहला, जब हम कानून को लागू करने की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है? कानून को लागू करना क्या मतलब होता है? कानून को लागू करने की इसकी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? और कानून को लागू करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, देखिए, इसका आंसर हम लिखेंगे ऐसे।
कानून को लागू करने का मतलब है नियमों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करना। देखिए सरकार तो बहुत सारे कानून बनाती है, वो किताबों में नियमों में धरे के धरे रह जाते हैं। जब तक वो ज़मीनी स्तर पर वास्तविक जीवन में लागू नहीं होंगे कठोरतम तरीके से, तो उस कानून बनने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो लागू करने का मतलब है ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करना, ताकि समाज में जो व्यवस्था है वो बनी रहे। ठीक, अपराध रुके, नागरिकों को अधिकार की रक्षा हो जो उनको अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा। अब इसके बाद देखिए इसकी जिम्मेवारी हमें बताना है। इसकी जिम्मेवारी मुख्य रूप से पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों की होती है। इसके बाद और यह महत्वपूर्ण है कानून को लागू करना, क्योंकि यह सुरक्षा, न्याय, सुचारू सामाजिक कामकाज के लिए ज़रूरी है। इस तीसरे प्रश्न का भी आंसर हो गया। ठीक, तीनों प्रश्न का इसमें आंसर शामिल है। ये पहला मतलब है जिम्मेवारी और क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद पांचवा है कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है। अपने जवाब के साथ 2 उदाहरण दें। देखिए यहाँ पे सबसे आखिरी पृष्ठ में जब आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ तक हम पूरा आंसर करेंगे। देखिए, चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीके से बचाने के लिए कानून ज़रूरी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाते हैं, मिलावट करते हैं, गैर कानूनी तरीके से व्यापार वगैरह करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एग्जाम्पल भी हो गए। उदाहरण के तौर पे मज़दूरों को कम मेहनताना देना, बच्चों को काम पे लगवाना, पर्यावरण का ख्याल न रखना। ठीक है, वायु प्रदूषण करना, जल प्रदूषण करना, तो वो सारे हैं। ठीक है, तो इसलिए कानून बनाए गए हैं इनको लगाम लगाने के लिए। पूरा आपका आंसर हो गया। इसमें 2 एग्जाम्पल भी शामिल हो गए हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या है। मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। ठीक, सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि यह वर्तमान जगह से, जो अभी वर्तमान में जगह में है, उससे 100 किलोमीटर दूर स्थान पर कारखाना खोले। वही कंपनी जो अभी वर्तमान में है। इससे आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, अपनी राय कक्षा के सामने पढ़कर सुनाए। देखिए यहाँ पे जो अभी कंपनी है वर्तमान स्थान पे है और सरकार ने आदेश दिए हैं कि 100 किलोमीटर दूरी पर खोले जाएं। तो अभी वर्तमान समय पे है, तो आप अभी काम कर रहे हैं उस कंपनी में उस वर्तमान समय में जाकर। ठीक है, नज़दीक है, या मान लीजिए आपके घर के पास है, और घर से 100 किलोमीटर दूर जब जाएंगे आप, तो क्या क्या परेशानियाँ होंगी आपकी ज़िंदगी में, क्या क्या उसको झेलनी पड़ेगी, क्या क्या असर पड़ेगा, वही हमें बताने हैं कक्षा में पढ़कर। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है। रासायनिक फैक्ट्री के 100 किलोमीटर दूर जाने से मेरे जीवन में निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। पहला तो नए स्थान पर रहने खाने का प्रबंध करना पड़ेगा। ठीक, दूसरे स्थान देखिए क्या है, बच्चों की शिक्षा। अगर बच्चे हैं वहाँ पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, दूसरे स्थान पे जाएंगे, हो सकता है कोई ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ से अच्छी शिक्षा ना उनको मिल पाए और पहले वाली शिक्षा जो उसको छोड़नी पड़े। ठीक है, तो ये गुणवत्ता प्रभावित होगी। दूसरा है नए स्थान पे उपलब्ध परिवहन, वहाँ का यातायात परिवहन कैसा है। ठीक, गांव में अगर दे दिया जाए तो वहाँ तो सुविधाएं भी होती ही नहीं, आने जाने की व्यवस्था भी नहीं होता, अच्छे अस्पताल भी नहीं होते गांव क्षेत्र। ठीक ठीक है, बाज़ार भी उपलब्धता भी नहीं होती। ये सभी मुझे प्रभावित करेंगे। ये तीनों आपका पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा 7वां। इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है। ठीक, इसके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इससे आपको कर लेना है। 8 नंबर, आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके इलाके में जो पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत, हवा को, पानी को, मिट्टी को। ठीक, ये कैसे हो रहा है दूषित, ये पहले बताना है, और रोकने के क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, ये बताना है। दूसरा, और आप कोई अन्य उपाय सुझा सकते हैं, ये तीसरा सवाल हो गया। इसका आंसर करेंगे हम। सबसे पहले देखिए पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत हमें बताने हैं। हवा कैसे हो रहा है, फैक्ट्रियों और वाहनों के धुएं से हो रहा है। पानी कैसे हो रही है, गंदे नालों के पानी, नदियों में कूड़ा मवेशी फेंकने से, फैक्ट्रियों के दूषित जल के बहाने से पानी गंदा हो रहा है। मिट्टी, प्लास्टिक थैलियाँ फेंक दी जाती है। कूड़ा कचरा रासायनिक अवशिष्ट पदार्थों से हो रहा है।
ठीक। और रोकने के उपाय सरकार क्या कर रही है? सरकार ने सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के कानून बनाए हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे उतने प्रभावी नहीं हैं। गंदे पानी को साफ़ करने के लिए जल शोधक संयंत्र भी लगाए हैं। फैक्ट्रिया कारखानों शहर के दूर स्थापित करने के नियम बनाए हैं। प्लास्टिक की थैलियों पर बैन किया है, रोक लगाई है, लेकिन ये पूरे तरीके से ये कारगर सिद्ध नहीं है। ठीक है, ये तो नियम तो सरकार बना दी है। अब इसके उपाय हमें सुझाने हैं। अपने उपाय आप क्या करेंगे? अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, लोगों को प्रदूषण रोकने के लिए जागरूक करेंगे, कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। 9 नंबर सवाल है, पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था? पहले पर्यावरण को उपहार के स्वरूप देखा जाता था। ठीक, फ्री का ये उपहार है। क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है? बिल्कुल आया है। लोगों में जागरूकता फैली है। जब वायु प्रदूषण हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जैसे कि दिल्ली क्षेत्र में, तब लोग जागरूक हो रहे हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, नहीं काटने चाहिए। इसका मैं लगा देता हूँ, वहाँ से कर लेना है। यहाँ पे समझिए 10 नंबर ये पिक्चर देखिए। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसका 2016 में बनाए गए इस कानून से क्या संबंध है? यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक ये बच्चा है, इसकी माँ है, ठीक, और इसका बस्ता उठाने के लिए एक अन्य बच्चा ठीक इसके उम्र का है, ये उठा रहा है। ये तो सरासर ये अन्याय नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इस बच्चे पर इसका क्या मैसेज जाएगा? ठीक है, देखिए ये अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा और सामाजिक तौर पे भी ये गलत मैसेज जाएगा और बाल श्रम को ये दर्शाता है। ठीक है, यानी अमीर और गरीब का। तो इसका आंसर आपको कर लेने हैं, यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको कंप्लीट कर लेना है और ये सेशन हमारा समाप्त हुआ।